नमस्कार, आपके अपने इस चैनल में फिर से स्वागत है और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सराहा, स्नेह दिया, प्यार दिया, समर्थन दिया। उम्मीद है कि हम लोग अपने इस प्रयास के ज़रिए आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने जब इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की शुरुआत की तो हमने पहला जो विषय उठाया था, जो ज्वलंत मुद्दा उठाया था, वो अफ़गानिस्तान में जो वर्तमान का संकट चल रहा है। हमने ये देखा कल कि आखिर क्या वजह है कि तालिबान को लेकर दुनिया इतनी खौफजदा है, इतनी डरी हुई है। अब सवाल ये भी है कि तालिबान एक तरफ वह अपनी सत्ता स्थापित कर चुका है, ये तो एक वस्तु स्थिति है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा प्रश्न छिपा हुआ है कि जहां एक तरफ लगभग 3.5 लाख की सेना, अफगानी सेना, और वहीं दूसरी ओर एक तरफ तालिबान के पास केवल 80 से 90 हज़ार लड़ाके, और इसके बावजूद तालिबान वहां पर अफगानिस्तान पर जीत हासिल कर रही है। जिस अफगानी सेना पर अमेरिका के माध्यम से $83 बिलियन खर्च किए गए हों और लगातार अमेरिका का समर्थन, हर संभव समर्थन उसे मिलता रहा हो, वो वहां पर पराजित हुई है। ये चौंकाने वाली घटना है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम फिर से सर से चर्चा करेंगे। सर, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, हमारे जितने भी दर्शक हैं, और जिस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया है उससे थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ा है कि मैं भी अच्छी अच्छी आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके व्यू भी जान सकूं। तो आपकी तरफ से मैं भी बहुत सारे लोगों को धन्यवाद कर रहा हूं। सर, अब वही अगर हम लोग आगे बढ़ाएं चर्चा को, जैसा अभी हमने बोला भी कि तालिबान जो है उसके पास इतने लड़ाके भी नहीं थे और न ही उतना ज़्यादा वो सुसज्जित था हथियारों से, और उसकी तुलना में अगर अफगान को देखें, अफगानी सेना, अफगानी सरकार तो खर्चे भी वहाँ पे हुए हैं और हाँ, ट्रेनिंग पे खर्चे हुए हैं, उनके पास हथियार भी थे, सब कुछ था। तो फिर मतलब ये थोड़ा चौंकाने वाला कि इतनी तेज़ी के साथ, क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि यहाँ पर हम जो है ये एंडलेस वॉर है और जो है ये अब तो थोड़ा बहुत अफगानी सेना और तालिबान के बीच चलती रहेगी और चलता रहेगा। अफगानी सेना मतलब बनी रहेगी, किसी ने ये नहीं सोचा था कि अफगानी सेना खत्म हो जाएगी। अभी अनस्टेबिलिटी रहेगी, ये मतलब लगता था। वो एक हफ्ता पहले अमेरिका के उन्होंने प्रवक्ता ने कहा था कि लगभग 90 दिन अभी युद्ध चलेगा और 6 दिनों में उसके बाद सरेंडर हो गया काबुल। तो ये बड़ी बात है। तो ये सब चौंकाने वाला नहीं है? नहीं, चौंकाने वाला तो है। और देखिए क्या है, जब हम किसी घटना का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें 2 थ्योरीज होती है। एक थ्योरी क्या होती है पॉलिटिक्स में, जो आपको सामने दिखती है, जिस पे अखबार में, मीडिया में, इन सब जगहों पे चर्चा होती है, और एक हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आप पॉलिटिकल साइंस के खुद भी स्टूडेंट रहे हैं, वो जनता के सामने प्रस्तुत नहीं होता, पर कुछ मीडिया लीकेज के आधार पे या एजम्पशन पे आधार पे, घटनाओं को देखने के आधार पे उस पर बातें की जाती हैं और उस पर देखा जाता है। तो जैसे जो सामान्य चर्चा है तो ये है कि हम मिलिट्री कारणों से जीत सकते हैं, हम स्ट्रेटेजिक कारणों से जीत सकते हैं, हम मतलब वो जो फैक्टर जो सामान्य चर्चा के बिंदु हैं। और एक रीज़न होता है कि क्या कोई सीक्रेट डील, जैसे रूसी अखबारों को आप खोल के देखिए तो रूसी अखबार कह रहे हैं कि जो अमेरिका एग्ज़िट किया है वो एग्ज़िट उसकी कोई हार वार नहीं है, वो दरअसल एक सीक्रेट डील का क्या है परिणाम है। तो आप पहले बताइए कि आप पहले क्या जानना चाहते हैं। मैंने कहा एक तो जो चर्चा का बिंदु है, जो सामने दिख रहा है, जो अखबारों में, मीडिया में आ रहा है, और एक हमने कहा विशेषकर रूसी अखबारों ने और विश्लेषकों ने इसको बहुत फोकस किया है कि दरअसल ये एक सीक्रेट डील थी अमेरिका और तालिबान की। अच्छा। जो सीक्रेट डील क्या करती है, अमेरिका को एग्जिट का रास्ता दिखाती है, यद्यप उसके लिए फैक्ट्स नहीं है। मैंने कहा जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें अजम्पशन पे आधारित होती हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? वैसे तो सर मुझे लगता है कि साजिश वगैरह तो हुए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत से इतिहास में ऐसी चीज़ें हुई हैं। अमूमन हम फैक्ट फिगर के आधार पर ही चीज़ों को देखते हैं, लेकिन फिर भी साजिश की जो बातें हैं कई बार वो कुछ किसी न किसी एजम्पशन पर बेस्ड होती है, किसी न किसी जो है कैलकुलेशन पर, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि पहले तथ्यों पे बात कर लिया जाए कि जो रियल फैक्ट्स, जो दिखने वाले विजिबल फैक्ट्स हैं, आखिर क्या वजह रहा कि अचानक जो है वहां पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल। तो देखिए, ये समझिए कि कोई सत्ता, कोई अथॉरिटी किसी जनता पर, राष्ट्र पर किस आधार पर बनी रह सकती है या ख़त्म हो सकती है। तो किसी भी सत्ता के बने रहने के 3 आधार हैं। पहला होती है शक्ति। शक्ति का मतलब है मिलिट्री पावर। तो जब हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो उसमें सेना की संख्या या हथियारों का
की संख्या नहीं उस पे होती। शक्ति के बहुत आधार होते हैं, जैसे कि हमारे लड़ने की प्रेरक शक्ति क्या है, हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या है, हम चीज़ों को कैसे शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में वो कर रहे हैं, हम मिलिट्री के साथ नॉन मिलिट्री एक्टिविटीज़ को ही कर रहे हैं। जैसे आज का अगर वॉरफेयर देखें और आज से 50 साल 100 साल पहले के वॉरफेयर देखें, तो पहले लड़ाइयाँ सिर्फ तकनीक और सेना पे की जाती थी, पर आज इंफॉर्मेशन वॉर है, आजकल साइबर वॉरफेयर है, तो आज लड़ाइयों के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। तो जब हम पहली चीज़ कहते हैं कि जब आपकी अथॉरिटी बनी रहती है तो उसमें पावर का यानी शक्ति का रोल है, उसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी, मोराल, सारे फैक्टर शामिल हैं। तो पहले तो हम इस बात पे बताएंगे कि कैसे अफ़गान की सेना हारी और तालिबान जीत गई। दूसरा फैक्टर होता है विचारधारा। देखिए, आपने खुद कहा कि इंग्लिश वॉर है। इंग्लिश वॉर का मतलब होता है जो जहाँ लड़ाइयाँ बहुत लंबे समय तक लड़ी जाती हैं। आप लड़ाइयाँ जब लड़ते हैं तो आपकी धन की, शक्ति की, थकान, फटीग सब कुछ होता है। तो आपको लंबी लड़ाई में लड़ने के लिए एक प्रेरणा का तत्व चाहिए। तो आप केवल पैसे के लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको लड़ाई जब भी लड़नी होगी तो आपके पास एक विचारधारा की शक्ति चाहिए। बिना विचारधारा के आप सोचिए, माओ त्से तुंग ने चीन की सेना को हराया, चियांग काई शेक की सेना को, तो लड़ाई उनको पता था हमें लंबी लड़नी थी, तो विचारधारा यानी कम्युनिज्म की विचारधारा थी। वो विचारधारा हमको क्या कर, आज नक्सली भारत में लड़ रहे हैं, नेपाल में माओवादियों ने बहुत लंबा संघर्ष किया। आप दुनिया का इतिहास देखिए, विचारधारा की शक्ति ये सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें लड़ने के लिए क्या करती है, मनोबल देती है। और तीसरा होता है जन कल्याण। एक नागरिक होने के नाते हमें एहसास होनी चाहिए कि ये जो सरकार है या जो ये सत्ता है वो हमारे लिए है, हमारे हितों के लिए है, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए है। तो नागरिक और सरकार के बीच की दूरियां जब कम होती हैं तो उससे नागरिकों का सरकार पे ट्रस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये तीन आधारों पर सत्ताएं बनती और बिगड़ती हैं। पर एक बनाना रिपब्लिक का भी सिद्धांत होता है। बनाना रिपब्लिक वैसे तो लैटिन अमेरिका से कॉन्सेप्ट आया है कि वहाँ केले का उत्पादन होता है, पर उसका मूल तत्व क्या है? केला अगर आप देखेंगे सामने में तो सामने में लगेगा ठोस है, पर अगर आप दबा दीजिए तो अंदर से पिलपिला होता है। तो ये जो केला है उसका एक बाह्य आवरण होता है जो बाह्य शक्ति होती है, वो उस केले के अंदर के पिलपिले भाग को थोड़ी देर के लिए क्या करती है, बचाए रहती है। पर जब जोरदार झटका लगता है तो केला अंदर से चूँकि पिलपिला होता है तो टूट कर क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो आप ऐसे ही समझिए कि नारियल हो या केला हो, उसका जो बाहरी तट जो ठोस था वो तो नेटो था, अमेरिका था। जैसे ही वो खोल उतरा तो अंदर का पिलपिलापन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये दो रीज़न हैं जिस पर आज के विचारक थिंकर बताते हैं कि इसने अफ़गानिस्तान की सेना के हराने में बड़ी भूमिका निभाई। तो हम एक एक करके आपको सारी बात बताते हैं। बिल्कुल। पहला तो ये है कि अमेरिका ने, जो हमने कहा बाहर का खोल था वो उतर गया। अब उतरने के पीछे का समझिए फैक्ट क्या था। आप जानते हैं कि जब 2001 में अमेरिका ने हमला किया यहाँ पर, तो हमला करने के पीछे आतंकवाद को तो नष्ट करना ही था। वो जो मैकाइंडर की थ्योरी होती है कि अफ़गानिस्तान, कल भी हमने बताया था कि एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर फ्यूचर के अमेरिका के उभरते हुए सारे राइजिंग पावर थे। अगर 90 के दशक की बात हम सोचें, आप अपने को 30 साल पहले जाइए, अभी चाइना पावर नहीं बना है, अभी यूनिपोलर वर्ल्ड है, क्योंकि यूएसएसआर के पतन के बाद अमेरिका को चुनौती देने वाली तो कोई शक्ति नहीं है। तो आप 90 के दशक में जाइए, और 90 के दशक में जाइए, मर्साइवर जैसा कोई थिंकर आपको क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि फ्यूचर का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, और चाइना और रूस के बीच में अगर फ्यूचर में कोई गठबंधन हुआ तो हमारे लिए चुनौती अमेरिका के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मैं 92 में मैं बिल क्लिंटन हूँ, मुझे इमेजिन कीजिए बिल क्लिंटन हूँ, तो अगर मुझे यूनिपोलर वर्ल्ड को बनाए रखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, फ्यूचर के लिए चाइना और रशिया की घेरेबंदी पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। दूसरा उनका जो पर्सपेक्टिव उसमें 90 में आया कि यूएसएसआर के पतन के बाद कोई दूसरी शक्ति ऐसी ना उभरे जो अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे सके। यानी उस समय के थिंकर के हिसाब से नो यूएसएसआर। नो यूएसएसआर का मतलब क्या है, यूएसएसआर प्रतीक है अमेरिका के विरोध का।
तो अमेरिका के विरोध के प्रतीक के रूप में एक आतंकवाद ऐसी शक्ति थी जो ग्लोबलाइजेशन के नारे को क्या दे सकती थी, चुनौती दे सकती थी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का नारा क्या है, वेस्टर्नाइजेशन पर टिका हुआ। आप अमेरिकी वस्तुओं का उपभोग कब करेंगे, जब अमेरिकन कल्चर को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो जाहिर बात है आतंकवाद और चाइना, ये अमेरिकी की एक ध्रुवीयता को चुनौती देने वाली भविष्य की शक्ति थी। तो अब ज़रा इमेजिन कीजिए, मैं अगर अफ़गानिस्तान पे अपना नेटो का बेस बना लूँ, तो नेटो का बेस बनाने का मतलब है कि उसकी सीमाएं किससे जुड़ी हुई हैं, चीन से, पाकिस्तान और भारत से जो न्यूक्लियर पावर हैं, भले घोषित ना हो पर न्यूक्लियर पावर हैं, रूस और सेंट्रल एशिया से, इधर वेस्ट एशिया ईरान से। तो ईरान, रूस और चीन ये तो कभी अमेरिका के खेमे के सदस्य नहीं थे, और पाकिस्तान पर और भारत पर अभी 90 के दशक में पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि ये आपस में कभी भी क्या कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे। तो अगर हम अफ़गानिस्तान में एक सर्विलांस सेंटर बना लें, तो हम पूरे एशियाई राजनीति को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्यूचर की किसी भी परियोजना, जैसे रूस की गैस पाइपलाइन की परियोजना है, चाइना की मध्य एशिया तक पहुंचने की नीति है, जो आज वन बेल्ट वन रोड में आ रही है, वो यूरोप तक पहुंचने की है, उन सभी में बिना उस ओल्ड सिल्क रूट में अफ़गानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि चाइना और रूस के किसी भी प्लान, भाई रूस का सबसे बड़ा ग्रैंड प्लान है अरब सागर तक पहुंचना। तो अरब सागर तक पहुंचेगा कैसे, जब वो सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान क्रॉस करके ईरान होते हुए कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, या सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान क्रॉस करते पाकिस्तान होकर कहाँ पहुँचे, अरब सागर तक पहुँचे, और गर्म जल में पहुँचेगा तो विश्व व्यापार से क्या होगा, जुड़ेगा। तो अफ़गानिस्तान उनके लिए सिर्फ आतंकवाद नहीं था, अफ़गानिस्तान उनके लिए फ्यूचर की ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी। और 9/11 में उनको मौका मिल गया तो वो यहाँ आ गए। अब वो वहाँ आ गए तो कई बार जो आप अनुमान करते हैं, जो रियलिटी होती है, उसमें एक बहुत बड़ा क्या होता है, गैप होता है। तो गैप ये था कि 2008-9 में मंदी आ गई, और मंदी ने क्या किया, टर्निंग पॉइंट था 2008-9 की मंदी। मंदी में अमेरिका में एक आंदोलन चला 1% वर्सेस 99%। जब अमेरिका में बेरोजगारी 2009-10 में 25% बढ़ गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो अमेरिका में लोगों ने कहा कि जो दुनिया में अमेरिका लीबिया में, इराक में हर जगह हस्तक्षेप कर रहा है, उससे लाभ 1% अमेरिकी जनता को हो रहा है। और वो 1% अमेरिकी जनता कौन है, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, जो हथियारों की वो करते हैं, और ऑयल इंडस्ट्री। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, यानी 99% जनता के टैक्स के पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है, अमेरिकी वॉर के नाम पे खर्च किया जा रहा है, जिनकी बेनिफिशरी कौन है, 1%। और ये मंदी उसी का क्या है, परिणाम है। और आपको याद होगा 2009 में बराक ओबामा ने इसी नाम पे इलेक्शन जीता कि हम अमेरिका इन वर्ल्ड देखेगा, आउट वर्ल्ड नहीं, हम इन वर्ल्ड देखेंगे। वो लोकल पॉलिटिक्स था। तो अमेरिका में एक सिविलियन मोमेंट बनने लगा कि दुनिया भर में अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, उसका बेनिफिट अमेरिका की जनता को क्या हो रहा है। और नेटो का सबसे बड़ा सहयोगी आपको जानता कौन है, यूरोप के देश हैं। नेटो में सबसे बड़े सहयोगी कौन है, ब्रिटेन। वहाँ पे नारा क्या हुआ, उस मंदी, क्योंकि मंदी ने वहाँ भी हिट किया था, तो वहाँ नारा हुआ, अमेरिका प्लेज एंड यूरोपियन पेज। अमेरिका खेल रहा है और उसकी लागत कौन अदा कर रहा है, यूरोप। वो कैसे, नेटो अफगानिस्तान में कब्जा करे, कमांडर कौन है, यूएस। इराक में कब्जा करे, कमांडर कौन है, यूएस। लीबिया में कब्जा करे, कमांडर कौन है, यूएस। लेकिन उसका जो नेटो का खर्चा है वह मैक्सिमम कौन कर रहा है, यूरोप। तो उन्होंने कहा यूरोप के खर्चे पे अमेरिका विश्व का लीडर बन रहा है, इसमें हमारा क्या जा रहा है भाई। तो वहाँ की जनता ने विरोध शुरू कर दिया, जापान में विरोध शुरू हो गया। तो अमेरिका के ऊपर चूंकि उसको पता है जो ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है और अमेरिका पे दबाव क्रिएट हो रहा है, तो इससे बचने का एक है कि वो दुनिया के हर जगह से एग्जिट करना शुरू कर दे। इराक छोड़ दिया देखिए अपने ऊपर, लीबिया को देखिए ऐसे तहस नहस करके छोड़ दिया, और अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने कहना शुरू किया हम वापस जाएंगे। यद्यपि ओबामा ने डेट नहीं दी, ट्रंप आए, वो रिपब्लिकन थे, उसके बाद भी ट्रंप ने कहा कि हम उनके साथ ट्रीटी कर रहे हैं, दोहा वार्ता करनी शुरू कर दी। अब आप बताइए, तालिबान बिल्कुल मर गया था। जब आप बताइए 10,000 की तो नेटो की सेना थी ना, 10,000 की नेटो की सेना थी, तब तक तालिबान कहीं आगे बढ़ा, कहीं नहीं बढ़ा। लेकिन वही तालिबान देखिए जीत गया। क्यों? क्योंकि मरे हुए तालिबान को जब डेट घोषित कर दी आके अभी इन्होंने, बाइडेन ने, कि हम 11 सितंबर तक यहाँ से चले जाएंगे। आप खुद इमेजिन कीजिए,
एक आदमी मर रहा हो और उसको होप दिख जाए कि जिस अमेरिका के बलबूते ये लोग टिके हुए हैं अब ये यहाँ से चले जाएंगे, तो अंदर का जो साहस है, मनोबल, वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश, रूस जैसे देश, ईरान जैसे जो पावर थी जो एंटी अमेरिका पर आधारित थी, उनको लगने लगा कि अब अफ़गानिस्तान में जो वैक्यूम क्रिएट होगा अमेरिका के और नेटो के जाने के बाद, उसको भरने का काम हमें करना है। तो अंदर तालिबान का मनोबल बढ़ गया। अफ़गानिस्तान की सेना का मनोबल ऐसे ही, जैसे ही घोषित हुआ 11 सितंबर तक जाना, कोई भी सेना होती जो पूरी तरह टिकी हुई थी नेटो पर, उसका मनोबल क्या हो गया, गिर गया। तो जो शक्ति का आधार होता है उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, मनोबल। वो मनोबल उनका क्या हुआ, अफ़गानिस्तान की सेना का गिरा, तालिबान का कि नहीं अब तो अमेरिका, उन्होंने इसको प्रचारित कैसे किया, प्रचारित किया कि ये अमेरिका की क्या है, हार है। याद कीजिए पाकिस्तान के जो एक आईएसआई के चीफ हैं हामिद गिल, उनका स्टेटमेंट यूट्यूब पे देखिएगा, उन्होंने कहा पहले हमने अमरीकियों की मदद से अब रूसियों को हराया और अब अमरीकियों की मदद से अमरीकियों को हरा रहे हैं। मतलब पैसा अमेरिका से ले रहे हैं तालिबान के नाम पर, और तालिबान के लोगों, अलकायदा का चीफ कहाँ पकड़ा गया, एबटाबाद में। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को पिछले 20 सालों से पाला पोसा, और जैसे ही लगा कि अब यहाँ से जाने वाले हैं, उन्होंने पुश करना, उनको पीछे से हथियार सप्लाई लाइन पुश करना शुरू कर दी। और इस बार देखिएगा तालिबान 1.0, 90 के दशक वाली तालिबान और 2.0 जे वाली तालिबान में एक बहुत बड़ा अंतर है। आपने नोटिस किया है अंतर कभी? क्या अंतर ये है कि पहले वाली तालिबान सिर्फ मिलिट्री लड़ाई लड़ना जानती थी। ये पॉलिटिकल नेगोशिएशन, ये जो तालिबान है ये सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रही है, इसके पीछे कहा जा रहा है पाकिस्तान के जनरल्स और उसके पीछे चाइनीज़ स्ट्रेटजी। आप अगर चाइनीज़ स्ट्रेटजी को समझना है तो एक संजू, जैसे अपने यहाँ चाणक्य हैं जो 2500 साल पहले जिन्होंने किताब लिखी, उसी तरह से वहाँ एक संजू हैं जो 2000 साल पहले हुए और उन्होंने किताब लिखी है द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने चाइनीज़ स्ट्रेटजी के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है जो संजू का है, और वही स्ट्रेटजी देखिए तालिबान क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जिससे लग रहा है कि चीन का भी प्रभाव है यहाँ पे। संजू का जो सबसे फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था लड़ाइयाँ युद्ध की भूमियों में नहीं लड़ी जाती, असली एक्सेलेंस आपकी तब है जब लड़ाई लड़ने से पहले ही आप शत्रु को घुटनों के बल पर क्या कर दें, ला दें, यानी मनोबल तोड़ दो और वो सरेंडर कर दे कि अब तुम्हारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इस बार वाली में उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन वार लड़ा है। जरा समझिए पूरी तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेटजी, मैंने पहले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, मिलिट्री स्ट्रेटजी। पहले उन्होंने क्या किया कि जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम सेना का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम हथियारों का सपोर्ट अब देंगे, लेकिन हम वहाँ खुद युद्ध भूमि में नहीं जाएंगे, इसका पहला परिणाम क्या हुआ, अभी तक तालिबान की सारी रणनीति और सारी लड़ाइयाँ तय करती थी नेटो, और वो केवल एग्जीक्यूट करते थे। और अमेरिका की लड़ाई की रणनीति क्या है, पहले एयर सपोर्ट दे के किसी एरिया को खाली कराओ, पहले बम्बार्डमेंट करो, उस एरिया को क्या करो, खाली कराओ, और जब वो एरिया खाली हो जाए तो ग्राउंड आर्मी जाके उसको कब्जा करके उसको अपने कब्जे में ले ले। अमेरिका ने क्या कहा कि हम अब एयर सपोर्ट नहीं देंगे। दूसरा वो क्या करते थे, जब ज़मीन की सेना बढ़ती थी तो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो एयर के माध्यम से देते थे। भाई सप्लाई लाइन नहीं मेंटेन करेंगे तो लड़ाई कब तक लड़ेंगे, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया। तो इससे तालिबान का मनोबल तो क्या हो गया, बढ़ गया, पर उनका मनोबल अफ़गानिस्तान का लॉजिस्टिक सपोर्ट है नहीं। और पिछले 10 सालों से लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, अमेरिका के और नेटो के एयर सपोर्ट के कारण वो उनसे छिन गया। जैसे ही ये हुआ तो अब अफ़गानिस्तान के तालिबान की स्ट्रेटजी ज़रा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे लगता है कि वो पहले वाले से अलग हैं, और ज़रूर इसमें चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो क्या है, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट का मतलब क्या है, एक अफ़गानिस्तान का चेक पोस्ट है यहाँ, उस अफ़गानिस्तान के चेक पोस्ट के चारों तरफ की उन्होंने गाँव को क्या किया, पहले जीता, और जब जीता तो अफ़गानिस्तान चेक पोस्ट की सेना जो थी वो बाहर से कट गई, क्योंकि अब उनको एयर सपोर्ट नहीं मिला। इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, मतलब उनको आइसोलेट कर दो, दुनिया से क्या कर दो, काट दो।
और उसमें बड़ा हेल्प ये है कि अफ़गानिस्तान की अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की जितनी बाउंड्री है उसमें पश्तो हैं और बीच में ताजिक हजारा है जो किसी और के सपोर्टर हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने बाहर से सपोर्ट सिस्टम थे उसको काट दिया और बीच में अब अफ़गानिस्तान की सेना चेक पोस्टों पर टिकी हुई है। तो जब आइसोलेट हो गए तो आपको एयर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं रहा है, तो फूड, हथियार, गोला बारूद तो मिलना बंद हो गया। इससे आपका मोराल क्या हुआ, डाउन हुआ। दूसरा स्टेप कहते हैं प्रोपेगेंडा वार। अब देखिए, जब हमने आइसोलेट कर दिया तो हम जल्दबाजी में नहीं हैं, हम तुरंत हमला नहीं कर रहे हैं, हम अब आराम से आ गए, हमने उनको चारों तरफ से घेर लिया। दूसरा स्टेप उसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा वार। हमने ट्विटर से 70% अफ़गानियों के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, सोचिए जीवन नहीं है लेकिन मोबाइल फ़ोन है। उसके माध्यम से उन्होंने ट्विटर, फेसबुक की लड़ाई लड़ी और उसमें दिखाया कि कैसे अमेरिका की सेना वहाँ से वापस जा रही है और अमेरिका हार रहा है, अमेरिका अब किसी का सहयोग नहीं करेगा। उन्होंने फेक अकाउंट क्रिएट किए और उस पर लगातार उन लोगों को बम्बार्डमेंट की, जियो फेंसिंग जिसको आप कहते हैं कि एक एरिया को घेर कर वहाँ पर सूचनाएँ क्या करते रहो, देते रहो। इससे उनका प्रोपेगेंडा वार से अफ़गानिस्तान की सेना, जिसको हथियार और खाना वाना नहीं मिल रहा है, उसका मनोबल डाउन हो रहा है, क्योंकि बाहर से सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है और कोई नेटो का स्ट्रेटेजिस्ट भी उनके अब साथ नहीं है, वो तो अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगे। तीसरा स्टेप, तो पहला स्टेप क्या हो गया, आइसोलेट करो। दूसरा प्रोपेगेंडा वार करके जो संजू की थ्योरी की उसके मनोबल को क्या करो, गिराओ। तीसरा उसको कहते हैं हॉब्सन चॉइस। 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक विचारक हुए हॉब्सन, उनका कहना था कि लड़ाई में आप हमको दो विकल्प देंगे, या तो जो अवेलेबल है वो हमसे ले लो, या तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने मैसेज दिया अफ़गानिस्तान के लड़ाकों को और मैसेज ये दिया कि भाई देखो, सिंपल तुम्हारे पास ये है कि तुम सरेंडर कर दो, तुमको आम माफ़ी दे देंगे, रिवेंज नहीं लेंगे। और पुराने एग्जाम्पल वीडियो के द्वारा उन्होंने दिखाए कि देखो हमने आम माफ़ी दे दी है, तुम अपने घर जाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम भी पश्तो हो, हम भी पश्तो हैं, तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। और ये लड़ाई तो अमेरिका की थी, हमारी, अमेरिका यहाँ से चला गया तो तुम हम लोग क्या हो गए, भाई भाई हो गए। तो और नहीं दोगे तो तुम तो यहाँ हो, तुम्हारे परिवार वालों की हत्या हम तुम्हारे घर पे जाके क्या कर देंगे, कर देंगे। और कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में उन्होंने परिवार वालों की क्या कर दी, हत्या कर दी। विशेषकर स्ट्रेटजी जरा देखिए, उन्होंने जितने पायलट थे, जो अफ़गानिस्तान सेना के जो फाइटर पायलट थे, उनके परिवार वालों की ब्रूटल हत्या कर दी। इससे वहाँ जो लोग लड़ रहे हैं और घिरे हुए हैं, उनका मनोबल क्या हुआ, और टूट हुआ। तो हॉब्सन चॉइस दी, जिसको कहा सरेंडर एंड लिव और डाई, सरेंडर करो और जियो, और नहीं तो तुम मरो। और अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो फ्यूचर में तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और तुम देख लो अमेरिका तुम्हारा अब सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। मनोबल क्या हुआ, हॉब्सन चॉइस ने क्या कर दिया, और गिरा दिया। और फिर उन्होंने जब ये किया तो अब विचारधारा की बात की। अब देखिए, पहला मिलिट्री स्ट्रेटजी हो गया, सेकंड हमने क्या कहा, विचारधारा। विचारधारा की बात क्या की, अफ़गानिस्तान की सेना के लड़ने की विचारधारा ये थी कि हमें लोकतंत्र बचाना है, और तालिबान की विचारधारा ये है कि हमें विदेशियों को बाहर भगाना है और धर्म की क्या करनी है, रक्षा। आप बताइए, अफ़गानिस्तान जैसे पिछड़े समाज में क्या लोकतंत्र की चेतना उन्हें प्रेरणा देगी, नहीं। सबसे स्ट्रांग क्या है, धर्म की चेतना। तो विचारधारा के स्तर पर धर्म की चेतना और विदेशियों को भगाना, क्योंकि ये तो अफ़गानिस्तान का, अगर आपने अफ़गान वली, पश्तून वली एक सिद्धांत है 9, उस 9 सिद्धांत अगर आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें यही मूल तत्व है कि अपना सम्मान और गैरत सबसे बड़ी चीज़ है, उसके लिए हम किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। इतिहास गवाह भी रहा। और उन्होंने ये बताया कि देखो, ये जो हामिद करजई की सरकार है, अशरफ गनी, ये पपेट गवर्नमेंट है, ये अमेरिका की पिट्ठू सरकार है, आओ हम तुम मिलकर अपनी सरकार बनाएं, अपनी पठानों की सरकार बनाएंगे। तो वैचारिक स्तर पर आप देखिए, अफ़गानिस्तान के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है। और वो अब देख भी रहे हैं कि अमेरिका उनको एयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, अमेरिका उनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर एक जो वैचारिक लड़ाई थी, उसमें भी अफ़गानिस्तान क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है।
और तीसरा हमने कहा कि पिछले 2005 से चुनाव हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में। आपने देखा होगा जनरली, आपको पता है केवल फंड आने से आप विकास, भारत में ही देखिए, कहीं दुनिया में देशों में देखिए, आपको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे हम कहें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा में हम 1 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं, पर अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ना हो, ब्यूरोक्रेसी ना हो, संस्थाएं ना हो, यूनिवर्सिटी ना हो, कॉलेज ना हो, तो आप बताइए वो 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? वो भ्रष्टाचार की क्या हो जाएगा? भीड़ चढ़ जाएगा। जन कल्याण हुआ नहीं, सिविल वार चलती रही। तो इन 20 सालों में, और वो हाई है कि विदेशी कब्जा करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान की जनता, उसमें सेना भी शामिल है, चूँकि धर्म उनका एक है, तो वो सरेंडर की मुद्रा में है। उनको लग रहा था कि यार तालिबान से कर लो, ये अपने ही लोग हैं, और यहाँ हम अमेरिकी चले जाएंगे तो यहाँ पर अब हमारा नियंत्रण क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो जो गवर्नेंस डेफिसिट था, जो भ्रष्टाचार करजई सरकार का था, इसका था, उसने और प्रेरित किया कि अफ़गानिस्तान पूरी तरह क्या कर दे? सरेंडर कर दे। तो इस तरह से जो पूरी अफ़गानिस्तान की सेना है, उसने जल्द से जल्द, आप देखिए काबुल में लड़े, वो हथियार गोली नहीं चला रहे, बिना गोली चलाए मैक्सिमम जगह अफ़गानिस्तान की सेना ने क्या कर दिया है? सरेंडर। ये मुद्दा है अफ़गानिस्तान। और वही रहा कि एक लीडरशिप क्राइसिस वहाँ पर दिखा, कि कहा भी गया कि घानी जब वहाँ से बाहर निकले हैं तो काफ़ी अच्छा खासा जो है जितना भी पैसा था, धन दौलत था, वो अपने साथ रहे। और ज़्यादातर अफ़गानियों के घर यूरोप में बन गए, जो सांसद हैं वो हैं, उन्होंने यूरोप और बहुत जगहों पे ज़मीन खरीद ली। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जगह जहाँ पे इस तरीके की अनस्टेबिलिटी रहती है, वहाँ ऐसी जगहों पे जहाँ सिविल वॉर होता है, आप इंटरनेशनल फंड देंगे तो हमेशा वो करप्शन, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशनल फ्रेम बनाने होते हैं, आपको एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाना होता है, पैसा कहाँ खर्च होगा उसकी ऑडिटिंग करानी है। ऐसी कंडीशन में जब पैसा आता है तो कुछ लोग उसका लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया में हर जगह सीखने की ज़रूरत है कि आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं क्रिएट करेंगे। उदाहरण है सर कश्मीर ही देखिए, अब पहले का कश्मीर और अब देखिए बदलाव आ रहा है, क्योंकि पहले क्या हुआ, कश्मीर में नीचे क्या था, इंसर्जेंसी, सब आतंकवाद सब फैला हुआ है, ऊपर से पैसा जा रहा है तो फंड इधर उधर क्या हो रहा है। तो कश्मीर की नेता अमीर हो रहे थे और जनता उसी जगह खड़ी थी। तो सर यह बड़े अच्छे तरीके सर समझ में आया कि क्या असल में वहाँ पे प्रॉब्लम आई, लेकिन आपने इशारा किया था शुरुआत में ही कि इसके पीछे कुछ साजिश है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ विनीत कि ये मुद्दा हम लोग एक अलग सेपरेट बिंदु में, क्योंकि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमने कहा कि आप इमेजिन कीजिए, अमेरिका ने पिछले 15-17 सालों में, 18 सालों में $1 ट्रिलियन खर्च किया है। आप इमेजिन कीजिए ऐसा क्या है कि $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ये जानने के बावजूद भी कि चीन और पाकिस्तान वहाँ पर अपना स्पेस बना लेंगे, रूस बना लेंगे, क्या आपको लगता है अमेरिका ने इतनी आसानी से जगह दे दी होगी? यही तो सर चौंकाने वाली बात है। बुरिया बिस्तर मान लिया होगा। कुछ ना कुछ तो है। क्या, जैसा कि रूसी अखबार कह रहे हैं कि अमेरिका की एक सीक्रेट डील है, अमेरिका की एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें फ्यूचर में अब नई रणनीति आने वाली। सीक्रेट डील तालिबान से? हाँ, ऐसा मैंने कहा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सीक्रेट डील से अमेरिका को लाभ होगा। ये एक थ्योरी है जो अभी भारत के अखबारों में तो नहीं है। अगर आप भारत के अखबार पढ़ेंगे तो वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है। ये एक थ्योरी है, इस पे हम लोग चाहता हूँ कि एक अलग से सेपरेट वीडियो बने जिस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करें। तो आज के लिए तो हम लोग, अगर हमें लगता है कि जो आम चर्चा है कि तालिबान क्यों जीता, वो उन बिंदुओं के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ठीक रहा सर, ये जो है डन रहा कि अब हम लोग अगला जो मतलब अपना वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो साजिश की बात है, सीक्रेट डील की बात है, और इसके चलते जो एक जियो पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि उसके जरिए हम लोगों को शायद और समझ में आएगा कि आखिर अमेरिका, चाइना, रशिया, पाकिस्तान के संबंध क्या, ये इक्वेशंस क्या थे, और इनके, मुझे लगता है वो जियो पॉलिटिक्स पे ही बेस्ड होगा। तो वो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।